अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट। मैंने इससे पहले ऑलरेडी डिटेल्ड लेक्चर अपलोड कर दिया है आईसीजे स्टैट्यूट का। आज सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि मैंने प्रिपेयर किए थे अपने स्टूडेंट्स के लिए जो मुझसे पढ़ने आते हैं। रेसिपी वही पुरानी, एमसीक्यूज़ करेंगे, फिर साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी उनको मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 जी, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन आईसीजे स्टैट्यूट। ये जो स्टैट्यूट आईसीजे का, इसमें कितने चैप्टर हैं? ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 और 7। सो इसका राइट आंसर है 5 चैप्टर हैं आईसीजे स्टैट्यूट में। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द आईसीजे स्टैट्यूट। अब इस स्टैट्यूट में आर्टिकल्स कितने हैं? 65, 70, 75 और 80। अब इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 70 हैं, याद रखना। आईसीजे स्टैट्यूट 5 चैप्टर्स, 70 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी जजेस आर देयर इन आईसीजे। आईसीजे में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें कितने जजेस होते हैं? 9, 12, 15 और 18। अब इनमें से आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट्स डायरेक्टली नॉमिनेट पर्सन्स टू बी इलेक्टेड एज जजेस। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? स्टेट्स जो होते हैं, ममालिक जो होते हैं, वो डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं कि इस बंदे को हम नॉमिनेट कर रहे हैं, आप इसको जज बना दो आईसीजे का। तो इसका राइट आंसर है नो, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेट्स डायरेक्टली नहीं करती, ये नेशनल ग्रुप के थ्रू नॉमिनेट करती हैं स्टेट्स। अब ये नेशनल ग्रुप्स क्या होते हैं, वैसे मैंने अपने जो लेक्चर था उसमें ऑलरेडी इसको बड़ा एक्सप्लेन किया है। यहाँ के लिए सिर्फ इतना ही बता देता हूँ कि 1907 में जो कन्वेंशन हुई थी रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, उन्होंने एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाई थी। उसमें जो मेंबर्स थे इन कन्वेंशन के, जिन्होंने उस कन्वेंशन में पार्ट लिया था, उन्होंने अपने अपने चार बंदे नॉमिनेट किए थे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। जिस भी मुल्क के ये 4 बंदे थे, ये उस 4 बंदे जो थे उस मुल्क का नेशनल ग्रुप थे। सो नेशनल ग्रुप ये होता है, जो भी मेंबर्स किसी भी मुल्क ने 4 जो भेजे हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, वो उस मुल्क का नेशनल ग्रुप होते हैं। सो आईसीजे में जो जजेस नॉमिनेट होते हैं उनको स्टेट्स डायरेक्टली नहीं करती, वो इन नेशनल ग्रुप्स के थ्रू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जजेस कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम सेम स्टेट इन 15 जजेस। ये जो 15 जजेस होते हैं आईसीजे के, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनमें एक मुल्क के मैक्सिमम कितने जजेस हो सकते हैं? अब इसके ऑप्शंस हैं 1, 2, ऑल ऑफ देम इलेक्टेड। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, या जितने भी उनके इलेक्ट हो जाएं वो सारे ही आईसीजे का जज बन सकते हैं। सो इसमें राइट आंसर है 1। एक स्टेट का एक ही जज होगा। ये नहीं हो सकता किसी एक स्टेट से अगर 2 बंदे इलेक्ट हो गए, उन्होंने मेजोरिटी ले लिया, तो उन दोनों को आईसीजे का जज लगा दो। नहीं, एक स्टेट से एक ही जज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स नेशनल ग्रुप में नॉमिनेट। अब ये जो नेशनल ग्रुप, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेशनल ग्रुप ने नॉमिनेशन करनी होती है कि इनको जजेस बना दो, स्टेट डायरेक्ट नहीं करते। अब ये इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक नेशनल ग्रुप कितने बंदों की नॉमिनेशन कर सकता है। ऑप्शन है 2, 4, 6 और 8। याद रखना है, जो नेशनल ग्रुप, एक नेशनल ग्रुप ने 4 बंदों को नॉमिनेशन भेजनी होती है कि इन पे इलेक्शन करवा ले, इनमें से जो बन जाए। सो 1 नेशनल ग्रुप 4 पर्सन, 4 भेजने होते हैं। अब आगे इसका भी फर्दर ये है कि जो ये एक नेशनल ग्रुप ने 4 पर्सन्स की नॉमिनेशन करनी है, उनमें से 2 वो अपनी स्टेट से करेंगे, 2 किसी और स्टेट से करेंगे। ये अब 2 ऑब्वियसली वो अपनी स्टेट से और 2 ऑब्वियसली उन्हीं स्टेट्स के साथ करेंगे जिनके साथ उनके रिलेशंस अच्छे हैं। जैसे हमारे आजकल टर्की और चाइना के साथ अच्छे हैं रिलेशंस, तो अगर हम नेशनल ग्रुप हमारा है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, तो फिर हम 2 अपने कर देंगे, 2 टर्की और
चाइना में से, जिनमें से हमें सूटेबल होगा वो कर देंगे। सो एक नेशनल ग्रुप से 4, 2 अपनी स्टेट से, 2 किसी और स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेटरी जनरल सबमिट्स द लिस्ट ऑफ नॉमिनेशन बिफोर डैश। अब ये जो इसका तरीकाकार ये होता है, जब इलेक्शन होने होते हैं ना ICJ के, ये हर 3 साल के बाद होते हैं, तो जो सेक्रेटरी जनरल होता है यूनाइटेड नेशन का, वो 3 महीने पहले उन इलेक्शन से जो नेशनल ग्रुप्स होते हैं उनको रिटन एप्लीकेशन देता है कि जी आप अपनी अपनी नॉमिनेशंस भेज दें, 3 महीने बाद इलेक्शन होने हैं। अब ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जो ये लिस्ट फिर वो नेशनल ग्रुप उनको सेक्रेटरी जनरल को अपनी अपनी नॉमिनेशन भेजते हैं, फिर वो अल्फ़ाबेटिकली सेक्रेटरी जनरल उसकी लिस्ट को प्रिपेयर करता है नॉमिनेशंस की, जिनका इलेक्शन होना होता है। अब ये जो लिस्ट उसने प्रिपेयर की है वो किसको भेजता है, क्वेश्चन ये था। नंबर 1 जनरल असेंबली, नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 ICJ एंड नंबर 4 A एंड B। अब इसका राइट आंसर है A एंड B। ये जो लिस्ट नॉमिनेशन की भेजते हैं नेशनल ग्रुप्स सेक्रेटरी जनरल को, वो सेक्रेटरी जनरल जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, जो 2 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, उन दोनों को भेजता है। क्योंकि ये जो इलेक्शन होना होता है ये दोनों में इंडिपेंडेंटली होता है, जनरल असेंबली में भी और सिक्योरिटी काउंसिल में भी। और किसी भी बंदे को जज बनने के लिए जिसकी नॉमिनेशन हुई हो, उसको इन दोनों में मेजॉरिटी अगर मिलेगी तो वो जज बनता है ICJ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मीटिंग्स मे बी हेल्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ ICJ जजेस इन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो जजेस की इलेक्शन, अब थोड़ा सा तरीका तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों में मेजॉरिटी लेनी होती है। अब ये कोई इतना इजी टास्क तो है नहीं। हो सकता है एक बंदे ने जनरल असेंबली में मेजॉरिटी ले ली हो, 193 मेंबर्स हैं वहाँ पे, उन्होंने वोट करना है, और जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, तो वहाँ पे भी 15 में से 8 की उसने मेजॉरिटी लेनी है। हो सकता है वो जनरल असेंबली में ली हो या सिक्योरिटी काउंसिल में ना ले सके। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि एक दफ़ा में अगर नहीं मेजॉरिटी मिलती और सीट्स वेकेंट है, तो क्या दूसरी मीटिंग होगी, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, क्या तीसरी मीटिंग होगी, फिर वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होंगे। तो क्वेश्चन ये था कि कितनी दफ़ा ये इनका बेसिकली इलेक्शन हो सकता है। तो ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 एंड 5। 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। देखें, अगर पहली दफ़ा इलेक्शन हुआ, सीट्स फिल नहीं हुई, जो 15 जजेस की थी वो पूरे नहीं हुए, तो दूसरी दफ़ा इलेक्शन होगा जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में, फिर भी सीट्स पूरी नहीं हुई, तो फिर तीसरी मीटिंग होगी, तीसरी दफ़ा इलेक्शन होगा जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि जजेस की तादाद तो उन्होंने 15 पूरी करनी है ना। सो 3 दफ़ा जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल इनमें इलेक्शंस हो सकते हैं। द पर्सन हु गेट्स मेजॉरिटी इन जनरल असेंबली गेट्स इलेक्टेड एज ICJ जज, ट्रू और फॉल्स। अगर एक बंदे ने जनरल असेंबली में मेजॉरिटी ले ली तो क्या वो ICJ का जज बन जाएगा, ये क्वेश्चन था। तो ऑब्वियसली हम इतना एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसको मेजॉरिटी लेना पड़ेगी जनरल असेंबली में भी और सिक्योरिटी काउंसिल में भी, फिर वो जाके जज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अ जॉइंट कॉन्फ्रेंस। अब ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस क्या आ गई, देखें हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि 3 दफ़ा मीटिंग्स हो सकती हैं जिनमें इलेक्शन होंगे और सीट्स को फिल करने की कोशिश की जाएगी। अगर फिर भी सीट्स वेकेंट हैं, पूरे नहीं हुए जज, मेंबर्स जो नॉमिनेशंस की गई थी जिन बंदों के, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ले सके, फिर क्या होगा? तो क्या वो सीटें वेकेंट ही रहने देंगी, जज पूरे नहीं किए जाएंगे? नहीं। अब इसके लिए आर्टिकल 12 है, वो कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, इलेक्शंस 3 दफ़ा हो चुके हैं, लेकिन सीट्स अभी भी वेकेंट हैं, जजेस 15 पूरे नहीं हुए, तो एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। जॉइंट कॉन्फ्रेंस ये होता है कि इसमें 3 मेंबर्स होते हैं से जनरल असेंबली के और 3 होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। फिर वो आगे आपस में वोटिंग करके तो जजेस को अपॉइंट करते हैं। सो 3 मीटिंग्स, उसके बाद जॉइंट कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन था हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द जॉइंट कॉन्फ्रेंस, 2, 4, 6 और 8। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 6 मेंबर्स होंगे, 3 फ्रॉम जनरल असेंबली एंड 3 फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICJ जज गेट्स इलेक्टेड फॉर डैश ईयर्स, यानी कितने साल के लिए जो ये ICJ का जज इलेक्ट होता है वो कितने साल के लिए होता है, उसकी टर्म कितनी होती है? 3, 6, 9 और 10।
तो ये 9 साल के लिए होता है। आईसीजे का जज जब वो एक दफ़ा इलेक्ट हो जाता है तो वो 9 साल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे गेट्स इलेक्टेड फॉर डैश ईयर्स। अब ये जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे आईसीजे के, ये कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, इनके ऑफिस की टर्म कितनी होती है। जो ये प्रेसिडेंट कौन होता है, जैसे हमारे हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है, उसी तरह ये आईसीजे में प्रेसिडेंट होता है। इसको 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। 15 जजेस होते हैं, हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है और हर 3 साल के बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की भी इलेक्शन की जाती है। सो इनकी टर्म्स ऑफ ऑफिस 3 इयर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोरम रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द कोर्ट इज डैश। कितने जजेस का कोरम होना चाहिए कोर्ट के लिए, 3, 6, 9 और 12। अब यहाँ पे राइट आंसर है 9। 15 जजेस तो टोटल जजेस हैं, उनमें से 9 जजेस का कोरम होता है, कम से कम 9 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली डैश मे बी द पार्टीज बिफोर आईसीजे। आईसीजे के सामने पार्टीज कौन हो सकती हैं, ए गवर्नमेंट्स, बी स्टेट्स, सी ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर है स्टेट्स। स्टेट्स ने पार्टीज बनती हैं। अब ये नहीं हो सकता कि कोई आम बंदा मैं जाके आईसीजे में सूट फाइल नहीं कर सकता, कोई केस फाइल नहीं कर सकता हूँ, ये हमेशा स्टेट्स करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आईसीजे इज़ फ्रेंच, इंग्लिश, ए एंड बी और अरेबिक। अब इनमें से आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, ये फ्रेंच और इंग्लिश दोनों है। अगर किसी पार्टी ने कह दिया कि फ्रेंच में जी हमने मुकदमा चलाना है, वो एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के दरमियान हो गया तो जजमेंट फ्रेंच में आती है। अगर उनका एग्रीमेंट हुआ कि इंग्लिश में प्रोसीडिंग्स होंगी तो इंग्लिश में जजमेंट आती है। अगर कोई भी नहीं उन्होंने लैंग्वेज अडॉप्ट की तो जो जजमेंट होती है वो दोनों लैंग्वेजेस में दी जाती है। बट आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड फ्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीजर ऑफ आईसीजे कंसिस्ट्स ऑफ डैश पार्ट्स। ये आईसीजे में जो केस चलता है उसके कितने प्रोसीजर्स होते हैं। ऑप्शंस है 2, 3, 4 एंड 5। 2, 3, 4 या 5 कितने प्रोसीजर्स होते हैं। अब इसके याद रखना है 2 प्रोसीजर्स होते हैं, 1 रिटन और सेकंड 1 ओरल। रिटन क्या होता है कि आप मेमोरियल फाइल करते हो, यानी प्लेंट, जिस हमारे यहाँ आम यहाँ पे प्लेंट कहा जाता है, वहाँ पे मेमोरियल होता है। उसके बाद फिर उसका काउंटर मेमोरियल आता है, जिसको हम यहाँ पे अगर देखें तो जवाब दावा कहेंगे। सो ये रिटन पार्ट होता है। इसके बाद ओरल पार्ट होता है जिसमें एविडेंस आ जाती हैं, एक्सपर्ट्स की एविडेंस आ जाती हैं, आर्गूमेंट्स आ जाते हैं। सो आईसीजे केस के 2 प्रोसीजर्स होते हैं, 2 पार्ट में प्रोसीजर्स होते हैं, रिटन एंड ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन शैल बी डिटरमिन्ड बाय डैश ऑफ जजेस प्रेजेंट। अब इसके ऑप्शंस हैं मेजॉरिटी, इक्वालिटी, वीटो। ये जो से डिसीजन करने हैं आईसीजे ने, ये कैसे करती है, इक्वालिटी की बेस पे करती है, वीटो की बेस पे करती है या मेजॉरिटी की बेस पे करती है। सो आईसीजे के 15 जजेस हैं, उनमें से एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मेजॉरिटी के साथ सारे डिसीजन किए जाएंगे, ज़्यादा वोट जिस तरफ चले जाएंगे किसी जजमेंट की हक में, सो वो डिसीजन प्रिवेल करता है। सो आईसीजे मेजॉरिटी के साथ डिसीजन होता है। और वो जजेस जो प्रेजेंट हों, ये नहीं कि एक जज साहब प्रेजेंट ही नहीं है, उस केस में नहीं है तो उसका नहीं काउंट होना। जो जजेस प्रेजेंट होंगे, उस केस को सुन रहे होंगे, उनकी मेजॉरिटी के साथ डिसीजन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कैन यूज़ वीटो पावर इन इलेक्शन ऑफ आईसीजे जजेस। अब ये क्वेश्चन ये मैंने बनाया है कि जो सिक्योरिटी हम यहाँ तक हम क्लियर हैं कि जनरल असेंबली में भी इलेक्शन होगा और सिक्योरिटी काउंसिल में भी होगा। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो की पावर है। वो ये होती है कि अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो गई है तो उसको वीटो कर सकते हैं, तो वो रेजोल्यूशन आगे पास नहीं होती। यहाँ पे इलेक्शन जो होता है ना आईसीजे जजेस का, उसमें ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वीटो की पावर नहीं होती, वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। हर स्टेट जो 15 मेंबर है उनका एक वोट होगा, उसके साथ इलेक्शन होता है। वीटो वो इसमें यूज़ नहीं कर सकते परमानेंट जो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीजन ऑफ आईसीजे हैज़ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन पार्टीज टू अ पर्टिकुलर केस। ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है।
ये ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए जो केस होता है ना ICJ में स्टेट्स के दरमियान, वो उन्हीं स्टेट्स पे बाइंडिंग होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि एक पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड कोई केस हुआ उसमें जो डिसीजन आ गया वो बाकी स्टेट्स पे भी बाइंडिंग हो जाएगा, नहीं, वो उन्हीं 2 स्टेट्स से पे बाइंडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जजमेंट ऑफ ICJ इज़ अपीलेबल। अब ये जो ICJ डिसीजन देता है, क्या उसके खिलाफ अपील हो सकती है? तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, अपीलेबल नहीं है। ICJ के डिसीजन के अगेंस्ट कोई फॉरम नहीं है जिस पे आप जाके अपील फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद रिवीजन। अब ये स्टैट्यूट में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 61, वो रिवीजन से रिलेटेड है। उसमें ये कहा गया है, अपील तो हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि अपील फाइल नहीं हो सकती ICJ के डिसीजन के अगेंस्ट, बट अगर कोई न्यू फैक्ट आ गया है जो कि पहले ना कोर्ट को पता था ना उस पार्टी को पता था, डिस्कवर नहीं हुआ था, वो अब जाकर डिस्कवर हुआ जबकि वो जजमेंट आ चुकी है, सो उस न्यू फैक्ट की बेस पे रिवीजन फाइल की जा सकती है, अपील नहीं फाइल की जा सकती। ये आर्टिकल 61 में कहा गया है। और रिवीजन का जो टाइम है वो 10 ईयर्स है फ्रॉम द जजमेंट। जिस दिन से जजमेंट पास हुई है उससे 10 साल के अंदर अंदर रिवीजन फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICJ स्टैट्यूट इज़ अमेंडेबल और नॉट, यानी क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती? सो इसका राइट आंसर है यस। चैप्टर 5 इसी से रिलेटेड है, 2 इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 69 और 70। उसमें यह कहा गया कि जैसे यूनाइटेड नेशन चार्टर में अमेंडमेंट की जा सकती है ना, उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करके ICJ के स्टैट्यूट में भी अमेंडमेंट की जा सकती है। ये आर्टिकल 69 में कहा गया। और आर्टिकल 70 में ये कहा था कि अगर ICJ जो कोर्ट है, अगर उसको लगे कि इस स्टैट्यूट में कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए तो वो भी अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है जनरल असम्बली को कि इसमें अमेंडमेंट ये की जाए। तो ये थे जी कुछ important MCQs रिगार्डिंग ICJ स्टैट्यूट। आई होप ये आपको हेल्प आउट करेंगे अपने टेस्ट में। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।